थे 2025 का, और 2025 के अनसॉल्व्ड का ये सेट नंबर 2 है। इसका कोड है BW, और इस सेट के 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 के का तक हो चुका था, खा पार्ट हम लोग करते हैं आज। एक ट्रायंगल क्वेश्चन में छपा हुआ है और त्रिभुज का नाम है TQR, ठीक है। फिर इसमें आकृति में क्या क्या दिया है, सबसे पहली हेडिंग हम यहाँ पर डालेंगे, दिया है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, दिया है। क्या दिया है देखते हैं। आकृति में इन्होंने लिखा कि QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, ये दिया है। और एक बात और दे रखी है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ठीक है। अभी फिगर में भी समझाएंगे। अब बात आती है, अगली हेडिंग पड़ेगी सिद्ध करना है, टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है जी? हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल जो PQS है वो ट्रायंगल TQR के बराबर होगा। ट्रायंगल जो PQS है वो ट्रायंगल TQR के बराबर होगा। रचना इसमें कोई है नहीं, तो अगली हेडिंग होती है उपपत्ति यानी प्रूफ। तो कैसे इस क्वेश्चन को करें, पहले तो हम इस रेशियो को थोड़ा समझ लें। ध्यान से देखिएगा, जो इन्होंने लिखा उसको हम समझने की कोशिश करें। सबसे पहले इन्होंने कहा QR अपॉन QS। व्हाट इज QR? ये है जी QR। QR का QS से रेशियो दे रखा है। QR का रेशियो दे रखा है QS से। ये कह रहे हैं कि QR अपॉन QS वही होगा जो QT अपॉन PR है। वेयर इज QT? QT ये है बेटा, QT अपॉन में ये कह रहे हैं कि PR है, QT बटे PR। ये कह रहे हैं कि QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, ये दिया है। और साथ में इन्होंने एक बात कही कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? बराबर है। हमें प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल PQS यानी ये छोटा वाला ट्रायंगल PQS ये समरूप करना है TQR के। ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है इसको पूरे ट्रायंगल के हमें समरूप करना है। बेटा समरूप करने के रूल होते 3। एक होता है एंगल एंगल, एक होता है साइड साइड साइड, एक होता है साइड एंगल साइड। 3 में से कोई भी बात बन जाए तो समरूप। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में और इस पूरे ट्रायंगल में ध्यान से देखना बेटा, एक एंगल तो कॉमन ही हो रहा है ना। फिर से देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल यानी PQS में जो पहला दिया है, और इस पूरे ट्रायंगल में एक एंगल क्या है? कॉमन है, यानी एक एंगल तो बन रहा है। दूसरा एंगल ये वाला हम बराबर कर नहीं पाएंगे, P और T को कोई तरीका है नहीं अपने पास, SR के बराबर कर नहीं पा रहे। तो जब एक एंगल होता है और एंगल एंगल ना बने तो हम जाते हैं साइड एंगल साइड की तरफ। वैसे भी हम सोच सकते हैं क्योंकि साइड्स का रेशियो दिया गया है, तो हम ये सोचें कि साइड्स का रेशियो किसी तरीके से मेंटेन हो जाए तो बात बन जाए। और देखिए एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। हम जानते हैं अगर किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हों तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो सबसे पहले तो ये थ्योरम लिखेंगे, यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हों तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हों तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये थ्योरम है, क्लास 9th में आपने त्रिभुज में पढ़ा था। तो सबसे पहले हम त्रिभुज PQR में ये थ्योरम अप्लाई करेंगे, लिखने जा रहे हैं यहाँ पे। त्रिभुज PQR में कहानी ये है, त्रिभुज PQR में, कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर दिए गए हैं। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर दिया गया है। ये कहां से आ गया? ये सवाल में दिया है। अभी हमने एक थ्योरम बताया कि अगर किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर हो, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है इस त्रिभुज में,
तो अगर कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो इस कोण के सामने ये भुजा, इसके सामने ये भुजा, हम कह सकते हैं कि पी क्यू बराबर पी आर। पी क्यू बराबर, इस कोण के सामने ये भुजा, इसके सामने ये भुजा, तो पी क्यू बराबर पी आर। एंगल बराबर एंगल टू, तो पी क्यू बराबर पी आर। इक्वेशन नंबर 1। अब एक काम करें, एक कंडीशन क्वेश्चन में दिया गया है, पहले उसको नोट करें और उसमें ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। बहुत ध्यान से सब लोग समझना क्या होने वाला है। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो हम ये नोट कर लें जो सवाल में दिया है। क्या दिया है? सवाल में लिखा है, सवाल में लिखा है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 यूज करेंगे यहां पर। समीकरण नंबर 1 से पी आर को क्या लिख सकते हैं? तो यहां हमने देखा कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। व्हाट इज पी आर? समीकरण नंबर 1 यूज कर रहे हैं और पी आर की जगह पर हम पी क्यू लिख लेंगे। पी आर की जगह पर पी क्यू। पी आर और पी क्यू बराबर क्यों हुए, फिर से एक बार रिपीट कर दें। इस त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो इनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। इसके सामने भुजा पी आर है, इसके सामने पी क्यू है, तो पी आर और पी क्यू आपस में बराबर हो गए। अब हम क्या करेंगे, वो त्रिभुज लेंगे जिनको हमें समरूप करना है। वो त्रिभुज हम लेने जा रहे हैं जिनको हमें समरूप करना है। वो त्रिभुज कौन कौन से हैं यहां पर देख लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में वो दो ट्रायंगल ले लिए जिनको हमें समरूप करना है। वो हम यहां लिख भी लेते हैं एक बार। वो ट्रायंगल आपको हम दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा कौन कौन से हैं। एक तो वो ट्रायंगल पी क्यू एस है, ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है जी। और एक वो ट्रायंगल है टी क्यू आर पूरा। इतना गंदा आप लोग ना करिएगा एग्जाम में, तो समझाने के लिए कर रहे हैं। इस येलो वाले ट्रायंगल को, इस येलो वाले ट्रायंगल को, येलो ट्रायंगल को ब्लू ट्रायंगल के समरूप करना है। आप ध्यान से देखो तो इस येलो ट्रायंगल में और ब्लू ट्रायंगल में एंगल 1 क्या है? कॉमन है। ये वाला कोण तो कॉमन ही है, दोनों में है। ये कोण इसका भी है, उसका भी है। और ध्यान से अगर देखो तो ये जो निकल क्या है, इसको देखिए, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। ये पी क्यू है बेटा, ये पी लिखा है, ये क्यू लिखा है, तो ये साइड एंगल साइड बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? साइड एंगल साइड। तो लिखेंगे इसे, इक्वेशन 2 बना लेते हैं। लिखेंगे क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस। ध्यान से देखिएगा, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी, क्यू टी अपॉन क्यू पी। ठीक है जी। यहां से भी देख सकते हो, इधर के दो अक्षर ले लो, क्यू आर बटे क्यू एस, ठीक है, और क्यू टी, इधर के दो अक्षर क्यू टी बटे क्यू पी। ये इक्वेशन नंबर हमने ले ली समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। तो क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे क्यू पी, और एंगल 1 बराबर एंगल 1। एंगल 1 बराबर एंगल 1 क्यों है? ब्रैकेट में क्या लिखोगे? उभयनिष्ठ, या ऐसे लिख दो इसको, एंगल पी क्यू एस बराबर टी क्यू आर। पी क्यू एस और टी क्यू आर क्यों सेम है? ब्रैकेट में रीजन डाल दोगे, क्या? उभयनिष्ठ। और इसके बाद रूल लगेगा यहां पर साइड एंगल साइड, SAS, समरूपता नियम से, समरूपता से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज PQS समरूप होगा त्रिभुज TQR के। एक बार पूरा क्वेश्चन हम हाईलाइट कर देते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले इन्होंने क्या दिया था, ये दोनों कोण बराबर हैं, और अगर कोण बराबर हो तो इनके सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं, तो PQ और PR आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। तो जब PQ और PR बराबर हो जाएंगे तो ये जो इन्होंने कंडीशन दिया था, इसमें PR को हम क्या पुट कर देंगे? PQ, और फिर ये हो जाएगा कि QR बटे QS बराबर QT बटे PQ। तो दो साइड्स का रेशियो इक्वल और एंगल 1 कॉमन हो गया, तो साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का गा। इन्होंने कहा AP के 21, 18, 15 एक समांतर श्रेणी है, इसके कितने पद लिए जाएं कि इसका योगफल
-81 हो जाए। कुछ अनसॉल्व्ड में गलत भी छपा है, -18 छपा है, उसे -81 कर लीजिए। तो हमने मान लिया कि n पदों का योगफल -81 है। इसमें a की वैल्यू कितनी 21, d की वैल्यू दूसरे से पहला घटाकर निकालते हैं, 18 में से 21 गए तो -3, और योगफल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, n पदों का है, सफिक्स में n लिखेंगे, n पदों का योगफल -81 है। Sn बराबर एक फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d इज -81, n/2 2a, a माने पहला पद 21 प्लस n-1 एंड द वैल्यू ऑफ d इज -3 इज इक्वल टू -81। n/2 21 का दोगुना करें तो 42 हो जाएगा 42, माइनस का 3n माइनस प्लस का 3 इज इक्वल टू -81। n/2 42 एंड 3 45 माइनस 3n इज इक्वल टू माइनस का 81। फिर n/2 3 यहां से कॉमन लेंगे तो 3 एक कम 3 एक 4, 1 बचा 3 बचे 15, फिर 3 कॉमन तो n बचा इज इक्वल टू -81। 3 से उसे काट सकते हैं, या 3 कह दो बटे में जाएगा तब काट देगा। 3 दूना 6, 2 8, 2 बचे 21, 3 सते 21, मल्टीप्लाई लेंगे अंदर 15n, nn की मल्टीप्लाई n² इज इक्वल टू 27 का दोगुना होता है बेटा 54। निगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव उधर जाएगा तो निगेटिव। 15n निगेटिव उधर जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव उधर जाएगा निगेटिव, -54 इक्वल्स टू 0। अब 54 के ये दोनों टर्म हम उस तरफ ले गए हैं, ये निगेटिव था उधर जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव उधर जाएगा तो निगेटिव, उधर ये लिखा ही था। अब 0 इधर बराबर में लिखे या उधर, वो एक ही बात है। 54 के ऐसे फैक्टर करो कि घटाने पर 54 के ऐसे फैक्टर करो कि घटाने पर 15 हो जाए। तो 18 3 54, और 18 में से अगर 3 घटाएं तो 15 हो जाता है। ठीक है, 15 को हम लिख लेंगे 18 - 3 -54 इक्वल्स टू 0। n² माइनस का 18n माइनस प्लस का 3n माइनस का 54 इक्वल्स टू 0। पहले दो टर्म्स में n कॉमन बचा n, फिर n कॉमन तो बचा 18, प्लस 3 कॉमन तो n बचा, फिर 3 कॉमन, 3 एक कम 3, 2 5, 2 बचे 24, 3 8 24, n - 18 पूरे में कॉमन बचा n + 3 इज इक्वल टू 0। इसके बाद में n - 18 इक्वल्स टू 0। एक बार पहला फैक्टर 0 तो n बराबर 18 आ जाएगा, और एक बार दूसरा फैक्टर n + 3 बराबर 0, n बराबर -3 विच इज नॉट पॉसिबल, जो संभव नहीं है। पदों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं होती। तो लास्ट इसमें आंसर आएगा फाइनली, पदों की संख्या कितनी है 18 है, क्योंकि पदों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरे का ग पार्ट। कह रहे हैं एक द्विघात बहुपद दिया है और हमें इसके शून्यक निकालने हैं। एक द्विघात बहुपद है, इसके हमें शून्यक निकालने हैं, और फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। कभी भी किसी बहुपद के शून्यक चाहिए हो तो उस बहुपद को शून्य कर दो। बहुपद के अगर शून्यक चाहिए तो उस बहुपद को शून्य कर दो। कभी भी बहुपद के शून्यक चाहिए तो बहुपद को शून्य कर दो, और पता करो x के किस मान के लिए ये बहुपद 0 हो रहा है, क्योंकि x के जिस मान पर बहुपद 0 होता है वही बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो 21 के ऐसे दो फैक्टर सोचने हैं कि जिनको जोड़ने पर 10 हो जाए। तो 7 and 3 7 3 21, और 7 3 जोड़ेंगे तो 10। तो क्या करने वाले हम लोग, इस 10 को ब्रेक कर लेंगे 7 + 3 में। तो 7 और 3 हो जाता है बेटा 10, 10x हो गया। फिर x² + 7x + 3x + 21 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में x कॉमन बचा x, फिर x कॉमन बचा 7, प्लस 3 कॉमन तो बचा x, फिर 3 कॉमन तो बचा 7 इज इक्वल टू 0। x + 7 पूरे में से कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x + 3।
अब एक बार पहला फैक्टर 0, एक बार दूसरा फैक्टर 0, तो प्लस का 7 उधर जाएगा तो -7 और प्लस का 3 उधर जाएगा तो -3। तो दो शून्यक आ गए, यहां पर आंसर में लिख देंगे -7 और -3। इन्होंने एक बात और इस क्वेश्चन में जोड़ी कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध सत्यापित करो। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच में दो संबंध होते हैं बेटा द्विघात बहुपद में। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। इन दोनों संबंधों को वेरीफाई करना है, मतलब सत्यापित करना कि ये ठीक है। पहले हम ABC लिख लेते हैं। A होता है x² का गुणांक, यहां पर कितना गुणांक है 1 है, यहां पे कोई भी संख्या नहीं लिखी तो इसका मतलब 1 इंटू x² 1 मानते हैं। B होता है x का गुणांक 10 है। C अचर पद है, C 21 हो गया। और जो शून्यक हैं उनको हम नाम दे देंगे अल्फा और बीटा। पहले वाले शून्यक को हम अल्फा कहते हैं, अल्फा बराबर -7, और दूसरे शून्यक का नाम रख दिया बीटा, बीटा बराबर -3। अब ये है शून्यक और ये है गुणांक, और हमें करना है शून्यकों और गुणांकों के बीच की, ये शून्यक है ये गुणांक है, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करना है। तो देखते हैं, पहले ये निकालें बराबर आना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज -7 एंड बीटा इज -3। सेम साइन जुड़ेगा, 7 3 10, साइन वही लगेगा। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। देखते हैं -b/a कितना आता है, -b। b ऊपर से देख लो, चाहे यहां से देख लो, 10 है, और a कितना है, a है 1, -10/1 मतलब -10। इसे आप इक्वेशन नंबर दे दीजिए 1, इसे दे दीजिए 2। अब आप देखें तो 1 और 2 से क्या कह सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से देखें दोनों का राइट बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये हो गया जी। अब इसके बाद अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा पर काम करते हैं, c/a पर काम करेंगे। अल्फा की वैल्यू है -7, बीटा की वैल्यू है -3, माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस 7 तियां 21। c कितना है, c होता है, c है 21 अपॉन a क्या है 1, 21/1 इज 21। अब आप इसे इक्वेशन दे दो 3 और इसे दे दो 4 और चेक करो क्या 3 और 4 दोनों सेम आए हैं। तो हम तीसरी और चौथी से ये देखेंगे, फ्रॉम 3 एंड 4, तीसरी और चौथी से देखें तो दोनों का राइट साइड बराबर है, और जब राइट साइड बराबर होगा तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो c/a हो गया। तो इस सवाल में दो बातें थी, एक तो इन्होंने कहा था कि शून्यक निकालो एक बात, फिर इन्होंने कहा था शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को वेरीफाई करो, सत्यापित करो, तो दोनों सत्यापित हो गए। दूसरे का हम लोग अगला पार्ट करेंगे। इसमें किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी इस सारणी में दी गई है, यानी 500 रुपए से 520 रुपए के बीच में 12 मजदूर कमाते हैं। ऐसे ही 520 से 540 में 14, 540 से 560 में इतने, इसमें इतने, इसमें इतने। इसमें हमें माध्य निकालना है और कोई विधि का उल्लेख नहीं करा है। माध्य निकालने के लिए तो 3 विधियां होती हैं, हम इसमें सबसे जो साधारण विधि तुम लोग पढ़ते हो, शुरुआत जिससे करते हो, वही हम लगा करके इसको निकाल देते हैं। तो इसमें जो मध्य बिंदु होता है, मध्य मान निकालेंगे। इसमें वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु पर xi केंद्रित रहता आंकड़ा, तो 500 से 520 के बीच में 510 होता है। इसलिए होता है कि जैसे इसके बीच की गैपिंग 20 की है, कितनी गैपिंग है 20 की, 20 का आधा करो 10 इधर जोड़ते जाओ, 500 से 510, फिर या इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो। दो तरीके बताए थे आपको। 520 से 540 के बीच में 530 होगा, 540 से 560 के बीच में 550 होगा, और 560 से 580 के बीच में 570 होगा, और 580 से 600 के बीच में 590 होगा। और श्रमिकों की संख्या को हम लोग बारंबारता लिखते हैं, FI लिखते हैं, या खाली F और X लिखते हो तो वो लिख दीजिएगा।
माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, या सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं। तो अब हम इसमें एफ आई एक्स आई करने जा रहे हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 12 गुणे 0 0, 12 एकम 12 के 2 हासिल 1, 12 पंचे 60 और 1 61, 6120। 14 से गुणा करेंगे, 14 गुणे 0 0, 14 तियां 42 के 2 हासिल लगेंगे 4, 14 पचे 70 और 4 74। इसके बाद 8 से गुणा, 8 0 0, 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगे 4, 8 पंजे 40 और 4 44। नेक्स्ट 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 0 0, 6 7 जा 42, 6 7 42 के 2 हासिल लगेंगे कितने 4, हाँ 6 7 42 के 2 हासिल लगेंगे 4, और 6 पंचे 30 और 4 34। और 10 से गुणा करना सबसे आसान, 0 बढ़ा दो एक आगे, 5900। ऐड करेंगे इसको और एफ आई को भी ऐड करेंगे, वो तो 50 दे ही रखा था, 50 एक बार चेक कर लें, 2 4 6 6 8 14 14 6 20 का 0 हासिल लगे तो 2 1 3 1 4 1 5। कभी ना आए तो समझ जाओ सवाल गड़बड़ है। उसमें लिखा है 50 श्रमिकों की मजदूरी, इसका मतलब ये जोड़ के श्रमिक कितने होंगे 50 ही होंगे। ठीक है, इसको चेक करते हैं। 0 आएगा सबसे पहले, फिर 2 2 4 4 2 6 6 आएगा, फिर 4 1 5 5 4 9 9 4 13 13 और 10 23, एक कम कर दो 22 के 2 हासिल लगे 2 2 6 8 8 7 15 15 4 19 19 3 22 22 5 27, 27,260 बटे में आएगा 50। अब 0 0 यहां पर कटेगा, 5 से काटेंगे, 55 25 2 27, 2 बचे तो 22 हुए, 22 हुए तो 5 चक्कू 20, फिर 2 बचे तो 26 हुए, 26 होंगे तो 55 25, 1 26, 1 बचा 10, 5 दूनी 10, तो 545.20 बिल्कुल सही है। 545.20 रुपए, रुपए भी लिखिए क्योंकि ये दैनिक मजदूरी हमारी दी हुई है रुपए में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरे का चा है, हमने नोट कर लिया इस क्वेश्चन को पूरा, और 12 4 5 13 20 14 8 4, ठीक है मिला भी लिया। इस क्वेश्चन में 4 नंबर में दोनों बातें पूछ दी, बहुलक भी पूछ दिया और माध्यक भी पूछ दिया। माध्यक निकालने का जो पहला स्टेप है वो होता है संचयी बारंबारता। हम लोग संचयी बारंबारता की तरफ जाएंगे, ये है बारंबारता और हम जाएंगे संचयी बारंबारता की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे 4 लिखेंगे, 4 5 9, फिर 9 और 13 जोड़ेंगे तो 13 और 9 हो जाएंगे 22, 9 3 12 के 2 हासिल 1 1 1 2, 42 और 20 जब जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा, 22 और 20 जब जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा, 42 और 14 जोड़ेंगे तो 4 2 6, 4 2 6 और 4 1 5, 56 हो जाएगा, 42 4 46 56, 56 और 8 जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा, 4 इधर 4 उधर 64, 64 और 4 जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा। तो फाइनली अगर हम इसको भी एक बार जोड़ें तो 68 आना चाहिए, और ये रीचेक हमेशा करें, आता वही है बट चेक करें कि अगर कहीं कोई मिस्टेक होगा तो पता चलेगा। जोड़ते हैं, 4 5 9 3 12 4 16 8 24 4 28 के 8 हासिल लगे 2 2 1 3 2 5 1 6, यस 68 है, करेक्ट है बिल्कुल। अब 68 को 2 से भाग कर दें, 68 को 2 से भाग करें क्योंकि हम माध्यक वर्ग पता करना चाहते हैं, माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग एक ही बात है। 68 बटे 2 करेंगे तो 2 3 6 और 2 चक्कू 8, 34वां पद आएगा। तो 34वां पद किस अंतराल में जाएगा ये पता करना है। तो 22वें पद तक तो यही अंतराल चलेगा, और 34वें पद को अगर हम देखें 22वें पद तक यही अंतराल चलेगा। तो जब हम 34वें पद की तरफ जाएंगे 22वें पद तक यही अंतराल लगेगा, और 23वें पद से 42वें पद तक ये अंतराल काउंट किया जाएगा। तो 23वां 24वां 25वां ऐसे करते करते 30वां 31वां 32वां 33वां जो 34वां में चाहिए है, 34वां 35वां 42वें तक ये चलेगा। तो 34वां पद जो आएगा वो अंतराल 125 से 145 में आएगा। अतः जो माध्यक वर्ग है वो होगा 125 से 145।
अब माध्यक वर्ग पता चल गया, तो माध्यक निकालने का एक फॉर्मूला है अपने पास में, वो पता होना चाहिए। माध्यक निकालने का फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। इसमें L क्या होता समझ लीजिए, L होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग है, इसकी निम्न सीमा ये हो गई, तो L बराबर 125। N क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, मतलब बारंबारताओं का जो योगफल है वो 68 हो गया। L प्लस n/2 माइनस सी एफ। सी एफ तो सारी है, लेकिन यहां पे जो सी एफ है वो माध्यिका वर्ग से ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता, बात इसकी हो रही है। माध्यिका वर्ग से ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता वो है 22। F होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। F होता है, ये माध्यिका वर्ग है और इसकी बारंबारता कितनी है, 20 है। इसकी बात हो रही है बेटा, ये वाले 20 की बात हो रही है। F होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, CF होता है माध्यिका वर्ग से ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता। H क्या है, H होता है वर्ग विस्तार। इसमें विस्तार कितने कितने का है, 20-20 का, 65 से 75, 85 यानी 20-20 का विस्तार है। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि 20-20 कट भी जाएंगे यहाँ पे। FH L की वैल्यू है 125 प्लस n की वैल्यू है 68/2 माइनस CF इज 22/f। F is 20 into H is also 20। 20 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और 2 चक्कू 8। अब 34 में से हम 22 घटाएंगे, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 4 में से 2 जाएगा 2 और 3 में 2 जाएगा 1, 12 आएगा। तो 5 और 2 7, 2 और 1 3, तो माध्यक आ जाएगा 137। बिल्कुल सही है, माध्यक आ रहा है 137। अब जो अगला टॉपिक है, इसमें एक और काम करना, बहुलक भी निकालना है। तो बहुलक कैसे निकलेगा, इसको थोड़ा छोटा करें। बहुलक निकालने के लिए टेबल दोबारा मत बनाने लगना, इसी में काम चला देंगे हम लोग। सबसे पहले तो बहुलक निकालने के लिए बहुलक का फॉर्मूला याद होना चाहिए, पहली बात। तो हम यहां बहुलक का फॉर्मूला लिख लेते हैं। बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला रटिए। L पता करने के लिए पहले बहुलक वर्ग पता करना पड़ेगा। बहुलक वर्ग क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा वही बहुलक वर्ग है। तो इसमें अगर देखें, सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, 125 से 135, 20 से बड़ी वैल्यू इसमें कोई नहीं है। तो यहां लिखेंगे चूंकि बारंबारता 20 सर्वाधिक है, लिखेंगे यहां पर चूंकि बारंबारता 20 सर्वाधिक है, अतः बहुलक वर्ग 125 से 145 होगा। अब बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है इसे L लिखते हैं। L बराबर 125। L प्लस अब ये क्या है, F1 F0 समझ लीजिए। बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होगी उसे हम लोग F1 बोलते हैं, उसके जस्ट ऊपर वाले को F0 बोलेंगे, उसके जस्ट आगे वाले को F2 बोलेंगे। बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1, उससे जस्ट पहले F0, उसके जस्ट आगे F2। तो वैल्यूज यहां लिख लीजिएगा, हमने वहीं पर मेंशन कर दिया। अब वैल्यू यहां पर डायरेक्ट पुट करने जा रहे हैं। तो बेटा L की वैल्यू है 125 प्लस F1 की वैल्यू है 20 माइनस F0 की वैल्यू है 13 अपॉन 2F1 इज 20 माइनस F0 इज 13 एंड F2 इज 14 इंटू H वर्ग विस्तार, और वर्ग विस्तार अभी हम लोगों ने लिया था, कितना था, 20 का था। 125 प्लस 20 में से 13 घटेगा तो 7 बचेगा, और 20 दूना 40, और ये सेम साइन जब जुड़ेगा तो 4 3 7, 1 1 2 27 इंटू 20। आगे बढ़ेंगे तो 125 प्लस 7 इंटू 20 अपॉन
40 में से जब 27 घटेगा तो 10 में से 7 जाएगा 3 और 3 में 2 जाएगा 1, 13। तो 125 प्लस 7 दूनी 14, 140 बटे 13। 13 से भाग करें तो 13 एक कम 13, अब 1 बचा तो 0 हुआ, 10 हुआ, 10 में ना जाने का 0 बढ़ाया 0 तो दशमलव लग जाएगा। तो 13 एक कम 13, 10 बचे थे, 10 बचे थे तो फिर 100 हो जाएगा वो, और 100 हो जाएगा तो 13 सते 91, 13 सते 91। अब कितना बचेगा भाई? अब बचेगा 9, 9 बचेगा तो 0 बढ़ जाएगा, 13 छक्का 78, 13 सते 91, थोड़ा ही चूक गया, 13 छक्का 78, 13 सते 91, 78 घटेगा तो फिर 12 ही बच रहा होगा क्योंकि एक कम पड़ रहा, 10 में से 8 गए तो 12 बचा। अब 12 बचेगा तो फिर 0 बढ़ जाएगा, 13 नेमा 117, 13 नेमा 117, कुल मिला के ठीक है इतना बहुत होता है। 125 और 10 135, 135.769 आंसर हो सकता है 135.77 भी आ सकता है, 76 भी आ सकता है, जितना उन्होंने भाग किया हो। 135.8 दे रखा उन्होंने दोनों बातों से हटकर, लेकिन ठीक है वो भी सही है क्योंकि उन्होंने 1 डिजिट तक अप्रॉक्सीमेट कर दिया। बताते हैं अभी क्या हुआ है। हाँ जी, तो 135 अगर इसे छोड़ेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा क्योंकि 5 या 5 से बड़ा उधर छोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 बढ़ता है। अब ये भी 5 से बड़ा है, अगर इसे भी छोड़ें तो ये हो जाएगा 135.8 और ब्रैकेट में आगे लिख दीजिएगा लगभग।